नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। ठीक है ना। यानी कि जो हम टॉप 2000 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है दोस्त? 45 नंबर है। ठीक है ना। देखिए, नए विद्यार्थियों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले यानी कि 44 तक वीडियो जो हमने पूरा कंप्लीट करवाया है, हमारे चैनल में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार स्पेशल के नाम से। आप आराम से जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं वो एग्जाम के बारे में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्त, आप बिहार का ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर बिहार सीजीएल हो गया। यानी बात करें तो बिहार के यानी कि राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, एक बार इस सीरीज को एक बार फॉलो करके देखिए। आपको खुद मालूम चलेगा कि ये सीरीज और ये चैनल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में हम आपके लिए पी बाई क्यू, ठीक है ना, यानी कि पी बाई क्यू बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं ना, सब के सब इस टॉप 2000 प्रश्नों के सीरीज में पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। साथ ही साथ पी बाई क्यू तो कंप्लीट कराया ही जा रहा है, प्लस पॉइंट क्या है, इसमें जितना भी वीआई क्वेश्चन बन सकता है ना, सब का इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्त एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जिस दिन एग्जाम हॉल में आप जाइएगा ना, उस दिन मालूम चलेगा कि ये आपके लिए सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला था। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि हम पूरा व्याख्या के साथ कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, आज का जो प्रश्न क्या है, 441 नंबर है। यानी कि 440 तक पूरा कंप्लीट करा दिए। आप आराम से जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो देखिए दोस्त, प्रश्न क्या है, ये जनगणना से सवाल है। बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो आखिर कितनी थी। ठीक है ना। जनसंख्या की बात कर रहा है। पिछले वीडियो में हम आपको जनगणना से बहुत सारे सवाल कंप्लीट करवाए थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है यानी कि कितना है, 94 94 लाख, ठीक है ना, 99,453 है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख, ठीक है ना, सॉरी 10,40,99,452 है। या फिर 11,41,000 है, या फिर 12,45,000 है। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर है यानी कि 9,40,40,00,000 है, या फिर 10,40,40,00,000 है, या फिर 41,41,00,000 है, या फिर 12,42,42,00,000 है। बताइए इसका सही आंसर क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डिजिट में है इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 10,40,40,99,452 इतनी 2011 में हमारी बिहार की जनसंख्या थी। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्त, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना। अब हम चलते हैं, आपको सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के माध्यम से क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 10,40,00,000 थी। इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या थी ना, ये 5,42,42,00,000 थी। और महिलाओं की जो जनसंख्या थी, यानी कि महिलाओं की जो संख्या थी, ये 4,98,00,000 था। समझ में आएगा ना। आगे जो डिजिट दिया है इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन मेनली आप इतना मत याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि जो जनसंख्या था बिहार का, वो 10 करोड़ यानी 40 लाख था। ठीक है ना। और पुरुषों की क्या थी और महिलाओं की क्या थी, ये दोनों को दोनों चीज हम बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, बोल रहा है ये जो बिहार है ना, बिहार ये भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। समझ में आएगा ना। लेकिन इसी बात में पहला कौन सा है, तो पहला जो है आपको यूपी है। ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो है आपको महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसको आप जरूर याद रखिए। और तीसरा नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है। समझ में आएगा ना। तीसरा नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है। समझ में आएगा दोस्त। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि भारत में जो तीसरे स्थान पर आबादी के मामला में है वो कौन सा है? बिहार है। ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर जो प्रश्न क्या है, ये है 442 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना। बोल रहा है कि समुद्र तल से जो बिहार की औसतम ऊंचाई है वो आखिर कितना है। ठीक है ना। देखिए हम बहुत सारा आपको वीडियो के माध्यम से भी कंप्लीट करवाए हैं और थ्योरी के माध्यम से भी बताए हैं। ये जो समुद्र तल है ना, ये बिहार का जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, ये तो बताए ही है। इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा कि इस वीडियो में आप सच में कितना सवाल हल कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल आपको हम कंप्लीट कराए ही होंगे। एमसीक्यू के माध्यम से भी कंप्लीट करा देना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 फीट में पूछेगा, याद रखिएगा फीट में पूछेगा, फीट में पूछेगा तो क्या बोलिएगा 173 फीट, कितना बोलेगा 173 फीट। लेकिन वही भी बात करेगा मीटर में तो ये 53 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 53 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो इन दो चीजों को याद रखिएगा, फीट में पूछेगा 173 फीट और मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर, यानी कि समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है वो 173 फीट है, यानी कि 53 मीटर है। समझ में आ गया ना, तो इन दो चीजों को आप जरूर याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। इससे पहले एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं ये जो बिहार है ना, ये भारत के ना पूर्वी भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है, यानी कि लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है ना, इसकी जो औसतम ऊंचाई है ये समुद्र तल से कितना है दोस्त, 173 फीट है। कितना है, 173 फीट है, यानी कि 53 मीटर है। जो कि बिहार राज्य का जो अधिकांश भूभाग है ये गंगा नदी में मैदानी भाग में आता है। देखिए हम आपको तो मैप के माध्यम से भी बताए हैं। अब ये बोल रहा है कि जो बिहार का जो मैदानी भाग आता है वो किस में आता है, गंगा नदी में आता है। तो देखिए हम एक बार बता देते हैं आपको, ये जो है हमारा बिहार है। ठीक है ना, ये क्या है दोस्त, ये बिहार है। ठीक है ना, सपोज डेट ये बिहार है। ये बिहार जो है ना, ये बिहार जो है गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से निकलती है, और यही गंगा नदी ना बिहार को दो भागों में बांट देती है, ये उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार। समझ में गए ना, और ये पूरी की पूरी जो है फैली हुई है गंगा नदी। ठीक है ना, इधर से छोटी छोटी नदी आके गंगा नदी में मिल जाती है, इधर से भी आकर छोटी छोटी नदियां गंगा नदी में मिल जाती है। यानी उसी के माध्यम से बोला गया है कि ये जो बिहार का मैदानी भाग है ना ये गंगा नदी में फैला हुआ है। समझ में गया ना, तो इसी की ये बातें कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि कितना है प्रश्न, 443 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, बस बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक देखते हुए चलना है। ठीक है ना दोस्त, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपको ये सीरीज कंप्लीट करवाया जाए टॉप 2000 का, उसी प्रकार से हम आपको जो है नदियों का जो है ना, नदियों का जो सीरीज है वो भी हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं। आप आराम से जाकर देख सकते हैं, बिहार की जितनी भी नदियां है ना सब के सब को कंप्लीट करवाए हैं। और जिस तरीके से बच्चों ने प्यार दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि खासकर कोसी नदी हो गया, कमला नदी हो गया, गंडक नदी हो, सारा का सारा एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर कंप्लीट करा दिए हैं। आराम से जाइए, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कंप्लीट करवाए हैं। एक बार उसको ध्यान से देख लीजिएगा ना तो नदियों से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, खासकर बिहार वालों के लिए। ठीक है ना दोस्त, तो एक बार जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है कि ब्रिटिश राज के दौरान जो पटना संग्रहालय है, ठीक है ना, यानी कि पटना म्यूजियम है, इसका उद्घाटन जो है आखिर कब किया गया था। समझ में आ गया ना, यानी कि बोल रहा है ब्रिटिश समय की बात बोल रहा है। ठीक है ना, उस टाइम जो पटना संग्रहालय है उसका उद्घाटन आखिर कब किया गया था। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर है 3 अप्रैल 1917 को किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 12 अप्रैल 1918 को किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 9 अप्रैल 1920 को किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 7 अप्रैल 1925 को किया गया था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो देखिए याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश राज के दौरान जो पटना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था ये कब किया गया दोस्त, तो 3 अप्रैल 1917 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि बिहार के एग्जामों में ना बार बार ऐसे प्रश्नों को ना घुमा फिरा कर पूछते रहता है। ठीक है ना, तो 3 अप्रैल 1917 को जो है पटना म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। समझ में आएगा ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें समझ रहे थे। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन नंबर है हमारा सही है 3 अप्रैल 1917। अब क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि पटना संग्रहालय बिहार का जो है राजकीय संग्रहालय है। क्या है, राजकीय संग्रहालय। इसका जो उद्घाटन है ये 3 अप्रैल 1917 को जो है ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था। समझ में नहीं, यानी ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। ठीक है ना, इसका मेनली उद्देश्य क्या था, इस पटना संग्रहालय का मेनली उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था कि पटना और आसपास के जो भी क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐतिहासिक और पुरातात्विक कलाकृतियां है उसको उसमें ले जाकर संरक्षित करने का काम किया जाएगा। समझ में आ गया ना, इसीलिए आज भी जो है आप पटना म्यूजियम में जाकर देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना, तो इसी वजह से जो है पटना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो डेट याद रखिएगा 3 अप्रैल 1917 को, ये आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है, समझते हुए चलना है दोस्त। ठीक है ना, और वीडियो अगर सच में आपके लिए बेहतर लग रहा है ना, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं ना आपके लिए, ये जो टारगेट लेके चले हैं टॉप 2000, ये सिलेक्शन वाला सीरीज है दोस्त। ठीक है ना, हाल ही में अभी आने वाला बीपीएससी के एग्जाम, उसमें तो आपको मालूम है कि 30 प्लस जो है खाली बिहार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो मेरा यही है मोटिव
कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसीलिए हर तरह से क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त वीडियो को ना एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी नए विद्यार्थी हैं, आप लोगों से क्या सीखवा के लाए दोस्त, अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्त चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, 444 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है बिहार की जो जनसंख्या दर से वृद्धि है, यानी कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि, वो आखिर 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को ना दशकीय वृद्धि नहीं समझ में आया। देखिए दशकीय वृद्धि का मतलब होता है यानी कि 10 वर्षों में, ठीक है ना, यानी कि 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है ना उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बुलाता है दशकीय वृद्धि, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि दशकीय वृद्धि जो है ये 2001 से 2011 में आखिर कितना परसेंट हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है 24.3%, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 25.4%, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 23.5%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 35.4%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 2001 से 2011 तक जो दशकीय वृद्धि दर हुआ था बिहार की जनसंख्या में, वो कितना है दोस्त, तो 25.4%, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, 25.4%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ये सब चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको और भी व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं। देखिए 2001 से 2011 के दशक के दौरान बिहार की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 10 वर्षों में जो वृद्धि दर है वो कितना परसेंटेज में थी, तो 25.4 थी। और बात करें वहीं राष्ट्रीय स्तर पे, ये कितना है, राष्ट्रीय स्तर 17.7 था, जिससे ये ज्यादा कितना है, 7.7 अधिक थी। समझ में आएगा ना। यानी बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पे 17.7 दशकीय वृद्धि दर है, लेकिन वही बिहार की बात करें तो 25.4 है। तो 17.7 और 25.4 तो ज्यादा कितना है, तो 7.7 जो है दशकीय वृद्धि दर किसका, बिहार का। समझ में आ गया ना। तो इतना जो है अधिक है, समझ में आ गया। बात करते हैं अगला थ्योरी की, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1106 है, ठीक है ना। यानी 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि भारत में सबसे अधिक था। समझ में आएगा ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। डेंसिटी पूछता है आपको, जनसंख्या डेंसिटी पूछता है कभी कभी, या फिर कभी कभी पूछता है जनसंख्या वृद्धि दर जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उस अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये है आपको 445 नंबर प्रश्न। बोल रहा है गंगा नदी बिहार के जो मैदानी भाग है उसमें सबसे पहले आखिर किस स्थान पर प्रवेश करती है, ठीक है ना। देखिए गंगा नदी तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में आती है, तो जब आती है उत्तर प्रदेश से बिहार में होकर, तो आखिर बिहार में आखिर कहाँ पे प्रवेश करती है, समझ में आ गया ना। इसी की ये बातें पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये बिहार है, बिहार से एंट्री करती है, ऐसे करके एंट्री करती है, तो वही पूछ रहे हैं कहाँ पर एंट्री करती है। तो आपको मैप के अनुसार भी समझ लीजिए और ऑप्शन के अनुसार भी समझा देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर है छपरा में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भभुआ में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौसा में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त आपको ना बताया ना कि नदियों वाला सीरीज आप देखिएगा ना, तो आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए, एक बार देखिएगा वो टोटल मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें भी बता देना चाहते हैं, ये जो गंगा नदी है ना, ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में जब ये प्रवेश करती है ना, तो सबसे पहले ना ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौसा में एंट्री करती है। चौसा कहाँ है, तो बिहार का एक जिला है बक्सर, उसी का एक जगह का नाम है चौसा। यहीं पर जो है आपको एंट्री कर दी है बिहार में, ठीक है ना। और उसके बाद से बिहार से होते हुए टोटल 12 जिला को पार करते हुए, कितना, 12 जिलों को पार करते हुए जाकर वो बिहार से आगे निकलती है। समझ में आ गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिए, एंट्री कहाँ से करती है, आपको चौसा से एंट्री करती है। ऑप्शन नंबर डी जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब हम चलते हैं इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप बस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि गंगा नदी, ठीक है ना, उत्तराखंड के गंगोत्री यानी कि हिमनद से उत्पन्न होती है। समझ में आ गया। और ये उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश करती है, और वो भी बिहार में कहाँ, तो अभी आपको बताया चौसा के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहते हुए राज्य को दो असमान हिस्सों में बांट देती है, ठीक है ना। अब बिहार में जो इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्त, तो 445 किलोमीटर है, और ये जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है। अभी आपको हम बताएं कि ये जो बिहार है, ठीक है ना, एक छोटा सा फटाफट मैप बनाकर बता देते हैं। ये बिहार है, ये यूपी है,
ठीक है ना, ये यूपी है, तो इधर से एंट्री करती है और इधर निकल जाती है। तो ये जो बिहार में टोटल पार करती है, कितने जिलों से पार करती है दोस्त, तो 12 जिलों से पार करती है। इसको जरूर याद रखें, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिलों से पार करती है, तो 12 जिलों को पार करती है, ठीक है ना। और किधर से आती है, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ आती है, समझ में आ गया ना। तो यहीं पर जो है आपको बक्सर है, और बक्सर में ये जो है एक चौसा जगह का स्थान है, ठीक है ना। चौसा जो है एक स्थान का नाम है, और यहीं पर जो है एंट्री करती है बिहार में, समझ में आ गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 446 नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि बिहार का जो प्रथम रामसर स्थल है कौन सा, कांवर ताल झील, आखिर जो है आखिर किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। अभी जस्ट जो है हम आपको जितने भी झील है उसमें हम आपको कंप्लीट करवाए थे, ठीक है ना। उसी में जो है आपको कांवर ताल के भी बारे में ही बताए थे, वो भी हमारे वीडियो पर कंप्लीट करा देगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, चैनल पे। बोल रहा है कि बिहार का जो प्रथम रामसर स्थल कांवर ताल झील है आखिर किस जिले में है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है बेगूसराय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नवादा। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिहार का प्रथम रामसर स्थल है कौन सा था, कांवर था, यानी कि कांवर झील था, ठीक है ना। ये बिहार का ना, बिहार का प्रथम रामसर स्थल, फर्स्ट रामसर स्थल था, ठीक है ना, रामसर साइड था। और भारत की बात करें तो भारत में जो है ये 39वां था, कितना था, 39वां था, ठीक है ना। अभी बात करें तो टोटल भारत में 98 रामसर स्थल है, कितने हैं, 98 रामसर स्थल है। जिसमें जो है बिहार में ना कितने हैं, बिहार में जो है, बिहार में टोटल कितने हैं दोस्त, तो बिहार में जो है आपको 6 रामसर स्थल है, कितने हैं, 6 रामसर स्थल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें से पहला रामसर स्थल कौन सा था, कांवर ताल झील था, जो कि कहाँ पर है, तो बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बेगूसराय में है, कांवर ताल झील है, जो कि बिहार का जो है पहला रामसर स्थल है, और पूरे भारत का जो 39वां रामसर स्थल है, ठीक है ना। यानी 38 को रामसर रामसर स्थल बता दिया गया था, 39वां बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल कांवर ताल झील है। और वहीं पे पूछे बिहार में टोटल अभी के समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं 2025 की अपडेट बताए, तो टोटल जो है बिहार में 6 रामसर स्थल है, ठीक है ना, 6 रामसर स्थल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आज 2025 का अपडेट में ही पूरे भारत में अभी कितने रामसर साइट है, तो 98 है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, टोटल 20 गो रामसर स्थल है तमिलनाडु में, इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये हम प्रश्न पे चलते हैं, तो कांवर ताल जो झील है ना, ये आखिर कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपना व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ये कांवर ताल जो झील है बिहार की पहली रामसर साइट है, जिसे नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिया गया था, समझ में आ गया ना। एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं, ये जो बिहार का ना बेगूसराय जिला में स्थित है, ये तो आपको मालूम ही है, अभी बताए। इसे ना एशिया की सबसे बड़ी ना गोखुर झील माना जाता है, और ठीक है ना, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील माना जाता है। अब गोखुर झील आपको बताएं ये किसको बोला जाता है, ये नदी है, यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, और ऐसे मुड़ के यहाँ से चली जा रही है, ठीक है ना। ये नदी है, यहाँ से आ रही है और ऐसे मुड़ के यहाँ से चली जा रही है। लेकिन एक समय आएगा ना दोस्त कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है ना। एक समय आने के बाद एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट दोनों मिल जाएगा, तो ये वाला जो झील है एक झील का निर्माण हो जाएगा, ये तो कट के बाहर हो जाएगा, तो ये जो है एक झील का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग गोखुर झील बोलते हैं, और इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे चीजों को जब समझिएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 447 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है बिहार की कौन सी नदी सादानीरा के नाम से जानी जाती है। देखिए, जिस दिन हम नदियों का पूरा सीरीज कंप्लीट करवा रहे थे ना, जितनी भी उपनाम है, कहाँ से निकलती है, किधर जाती है, कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, सब का सब जो है नदियों के जो सीरीज में कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सादानीरा के नाम से कौन जानी जाती है, ये तो आपको समझिए ना, बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है गंडक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बागमती, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुनपुन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो सादानीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर है गंडक को जाना जाता है, ठीक है ना। तो गंडक नदी को का उपनाम क्या है, सादानीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, गंडक नदी को प्राचीन काल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नाम जरूर याद रखिएगा, नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और इसे सादानीरा भी
कहा जाता था। समझ में आ गया ना। ये जो नदी है ना, ये नेपाल यानी कि हिमालय में नूबिन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है, जो कि धौलागिरी और मनासुलु पर्वतों के बीच स्थित है। समझ में आ गया ना। तो ये मेनली आप याद रखिएगा, ये जो इसका उपनाम है ना, नारायणी, सदनीरा, ये आखिर किस नदी को बोला जाता है। तो बस याद रखिए, गंडक नदी को सदनीरा और नारायणी, ये दो नामों से भी पुकारा जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। देखिए दोस्त, आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बिहार का ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोस्त चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम आपको ना सारी चीजें 1 by 1 पूरा कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने 448 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के जो पतन के बाद आखिर किस राजवंश ने मगध पर शासन करना शुरू किया था। अब बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसका आपको जवाब देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बोल रहा मौर्य साम्राज्य के जो पतन हो गया था, उसके बाद आखिर किस राजवंश ने मगध पर शासन करना शुरू किया था, ठीक है ना। ऑप्शन में ए है कर्ण ऑप्शन नंबर बी है शुंग वंश, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शक वंश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सातवाहन वंश। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो मगध है ना, मगध वाला कौन सा एरिया है दोस्त, तो ये रहा बिहार, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला जो है ना एरिया, ये मगध वाला एरिया है। समझ में आएगा ना। ये पटना गया वाला जो एरिया है, इसको मगध वाला एरिया बोलते हैं। तो इसी की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये शुंग वंश है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है ना, ये शुंग वंश, इन्होंने ही ना मौर्य साम्राज्य के बाद इन्होंने ही जो है मगध पर शासन करना शुरू किया था। कौन सा? शुंग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एमसीक्यू कंप्लीट करवाना है, इसको आप जरूर याद रखिएगा सॉल्यूशन के साथ, ताकि जब क्वेश्चन आए ना आपके सामने, तो आपको थोड़ा सा भी ना सोचने का वक्त ना मिले। क्यों? क्योंकि आपको हम ना पूरा बिल्कुल व्याख्या सहित आपको ए टू जेड बार बार बता रहे हैं। समय और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल आपको फोकस बना के चीजें समझना है, ठीक है ना दोस्त। इसका पीडीएफ भी दे देंगे टेलीग्राम पे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसका टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ताकि रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, शुंग वंश। लेकिन चलिए हम और भी इसको व्याख्या में समझ लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के तो मजा ही नहीं आएगा। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, ठीक है ना। और बृहदत्त की हत्या किसने किया था? उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, ठीक है ना। और एक नए राजवंश ने मगध पर शासन करना शुरू किया था, और उस राजवंश का क्या नाम था? तो सुगवंश राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बार बार घूम फिर कर आते हैं। तो याद रखिएगा, सुगवंश जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सुगवंश जो है मगध पे शासन करना शुरू किए थे। समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 449 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक कब हुआ था? यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का पाटलिपुत्र में आखिर राज्य अभिषेक कब हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है 305 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 315 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 315 ईस्वी में या ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 320 ईस्वी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त याद रखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके जो पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक हुआ था, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 320 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 320 ईस्वी में हुआ था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चाहते हैं इसको और भी सोल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन के माध्यम से क्या है, तो ये गुप्त वंश की जो स्थापना है, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में किए थे, ठीक है ना। और सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्रा थी। समझ में आ गया ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? पहले व्यक्ति थे। समझ में आ गया ना। तो ये जो फैक्चुअल जो चीजें है ना, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसीलिए हम व्याख्या के माध्यम से सारी चीजें कंप्लीट कराते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और इस वीडियो का ना अंतिम सवाल है, इसको आप जरूर या ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि आखिर जो है किस पाल शासक के शासनकाल में मुंगेर की जो राजधानी को चुना गया था, ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि किस पाल शासक शासक के शासनकाल में जो मुंगेर था ना, उसको राजधानी के रूप में चुना गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है धर्मपाल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है देवपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महिपाल। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको हम चीजें बहुत सारे कंप्लीट करवाए हैं हिस्ट्री के पर्सन को, उसमें जो आपको बताए थे, ये जो पाल शासक थे ना,
ये मुंगेर की राजधानी पाल शासक ने किया था, लेकिन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, देवपाल ने किया था। किसने किया था दोस्त? तो देवपाल ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, देवपाल ने किया था, ठीक है ना। लेकिन चलिए और भी इसको सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप एमसी को याद रखिएगा कि आखिर जो है मुंगेर की राजधानी देवपाल यानी कि पाल वंश के शासक में जो देवपाल थे उन्होंने ही राजधानी बनाया था। किसको? मुंगेर को, ठीक है ना। अब हम चल लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल थे, ठीक है ना। गोपाल के बाद उनके जो पुत्र थे वो धर्मपाल थे। देखिए, इसको व्याख्या से ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ पर देवपाल दिया है, इसको अब ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा। ये जो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल थे, ठीक है ना। और गोपाल के बाद उनके जो पुत्र थे वो कौन थे? धर्मपाल ने गद्दी संभाली थी। और धर्मपाल जो पाल वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तत्कालीन बिहार के 3 प्रमुख राज्यों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट थ्योरी बोल रहा है कि यही धर्मपाल के बाद उनका पुत्र जो आया कौन था? देवपाल राजा बना था। और इसी देवपाल ने मुंगेर को राजधानी के रूप में चुना था। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। और समझिए यहाँ पर कितनी सारी चीजें कंप्लीट हो गया आपको कि आखिर पाल वंश का संस्थापक कौन था, उनके पुत्र कौन थे, ठीक है ना। धर्मपाल के पुत्र कौन था? देवपाल था। तो ये चीजें कवर हो गया कि नहीं? यही है आपको व्याख्या करने का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है हमारा टोटल क्वेश्चन कितना कंप्लीट होता है दोस्त? तो टोटल क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है हमारा 450 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दोस्त इतना भी है ना कि अगर सच में अगर सारा का सारा सीरीज जो कंप्लीट करवा रहे हैं उसको ईमानदारी से कर लीजिएगा ना, और बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठेगा ना, आपको खुद मालूम चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा जो है आज का इस वीडियो का यहाँ पर खत्म हो रहा है। और सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो का जो कंप्लीट करवाए हैं इसका आपको फ्री पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन तो नहीं, तो आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस टेलीग्राम पे आपको सिर्फ पीडीएफ ही नहीं बल्कि आपको बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है ना आपको मिनटों में अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ करेंट अफेयर तो इस पे अपडेट किया ही जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो सच में बेहतर लग रहा है ना, अगर आप चाहते हैं बिहार में एक बेहतरीन जॉब लेना चाहते हैं और थोड़ी सी कमी आ रही है, तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। बता रहे हैं ना कि बाद में आपको खुद मालूम चलेगा कि ये चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला था, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।